और अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात शादियों के सीजन की हम करेंगे, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है और ये सीजन 14 दिसंबर तक चलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान देश भर में करीब 32 लाख शादियां होंगी। इससे 3,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। अकेले दिल्ली में इस दौरान 3.5 लाख शादियां होने की उम्मीद है। ये दावा व्यापारियों के संगठन कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक सर्वे में किया गया है, जो अगर सही साबित होता है तो इससे बाजार की रौनक लौट आएगी। यानी कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी ये काफी शुभकारी साबित हो सकता है। पहले त्योहारों के सीजन में हुआ रिकॉर्ड कारोबार। अब शादियों के सीजन पर टिकी व्यापारियों की निगाहें। 4 नवंबर से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। लिहाजा चाहे दुल्हन के लिए खरीदारी हो या फिर दूल्हे के लिए खरीदारी या फिर केटरिंग और बैंक्वेट हॉल की बुकिंग हो, लोग शुभ मुहूर्त के हिसाब से शादियों की तैयारियों में जुटे हैं। नवंबर माह में 20, 21, 24, 25, 27, 28 एवं 30 नवंबर को विवाह के सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7, 8 एवं 9 दिसंबर एवं 14 दिसंबर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, विशेषकर विवाह मुहूर्त संपूर्णता से संपादित किए जा सकते हैं। बीते 2 साल कोरोना के कारण लोगों ने जैसे तैसे पाबंदियों के बीच शादियां की, जिसका असर कारोबार पर भी देखने को मिला। लेकिन इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शादियों के सीजन के इस पहले चरण में देश भर में करीब 32 लाख शादियां होंगी, जिनमें अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही इस दौरान 3.5 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिससे 3,75,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान जताया जा रहा है। यही वजह है कि बीते 2 साल कोरोना की मार झेलने वाले व्यापारियों को शादी के इस सीजन से कारोबार के पटरी पर लौटने की काफी उम्मीदें हैं। आंकड़े के तहत ये कहा गया है कि 4.25 लाख करोड़ का कारोबार होगा और ये कारोबार 4 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में होगा। यानी तकरीबन 40 दिनों में ये कारोबार बहुत बड़ा होने की उम्मीद है और यही वजह है कि राजधानी के तमाम व्यापारी, कारोबारी और शादियों के सीजन से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वह इस वक्त को देख रहे हैं कि वह उनके लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। धनतेरस और दिवाली पर लोगों ने जिस तरह से दिल खोलकर सोने और चांदी की खरीदारी की है, उससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि शादियों के सीजन में भी सोने चांदी के आभूषणों की मांग बढ़ेगी, जिससे सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कारोबार के लिहाज से व्यापारियों के लिए ये सीजन काफी अहम होने वाला है। दिवाली में हुए रिकॉर्ड तोड़ कारोबार के बाद अब देश भर के व्यापारियों की निगाहें सीधे तौर पर लगी हुई है शादियों के सीजन पर, जो देव उठनी एकादशी 4 नवंबर से शुरू हो चुका है और इसका पहला चरण 14 दिसंबर को समाप्त होगा। इस 40 दिन के पीरियड में, इस 40 दिन की अवधि में लगभग उम्मीद की जाती है कि देश में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिसके कारण से लगभग 3,75,000 करोड़ का कारोबार होगा। कुल मायने में यदि देखा जाए तो शादियों का ये सीजन न केवल व्यापार के लिए बल्कि अन्य सर्विस प्रदाताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है और हमें उम्मीद है कि दिवाली की तरह से इस बार फिर शादियों का सीजन भी देश भर के व्यापारियों के लिए नई खुशियां लेकर के आएगा। 4 नवंबर से शुरू हुआ ये शादियों का पहला सीजन 14 दिसंबर तक चलेगा, जबकि इसके दूसरे चरण की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो जुलाई तक चलेगी। इस दौरान आभूषण, साड़ी, लहंगा, फर्नीचर, कपड़े, फल, सूखे मेवे, मिठाई, पूजा सामग्री, किराना, खाद्यान्न, सजावट के सामान की भी अच्छी मांग रहने की उम्मीद है, जिसके लिए बाजार भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यानी शादियों का ये सीजन अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो सकता है।
दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगले एक महीने में देश भर के व्यापारियों की चांदी हो सकती है। 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच 3,75,000 करोड़ के कारोबार के अनुमान से देश भर के व्यापारियों में फिर बम्पर कमाई की उम्मीद जागी है। इसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां शादियों के लिए शुभ मुहूर्त के पहले चरण में 3,50,000 से ज्यादा शादियां होने हैं। CIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को इन शादियों पर करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। यानी कि इसमें इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए बम्पर कमाई का मौका है। इनकी वजह से अब नाते रिश्तेदारों को शादियों की तैयारियों का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। बड़े बजट की ज्यादातर शादियों की तैयारियों का जिम्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के लोग अपने कंधों पर उठा लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे वक्त पर पूरा भी कर देते हैं। कार्यक्रमों को सही तरीके से पूरा करवाने के अलावा शादी के दौरान निभाए जाने वाले सभी रिचुअल्स यानी कि रस्मों का भी खास ख्याल रखा जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग और थीम वेडिंग से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां तैयारी में जुट जाती हैं ताकि क्लाइंट की शादी को यादगार बनाया जा सके। और यही वजह है कि शादियों को संपन्न करवाना भी एक बड़ा कारोबार का रूप ले चुका है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि शादी के खर्च का सिर्फ 20% हिस्सा ही दूल्हे और दुल्हन पर खर्च होता है, जबकि बाकी रकम यानी कि 80% हिस्सा शादी के फंक्शन से जुड़े लोगों को चला जाता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कुछ ऐसा ही अनुमान इस बार भी है। इस संगठन का कहना है कि इस बार 6 लाख ऐसी शादियां होंगी जिन पर 3-3 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि 10 लाख शादियां करीब 5-5 लाख रुपए में होंगी। वहीं 10 लाख शादियों के लिए 10-10 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा। साथ ही 5 लाख शादियां ऐसी होंगी जिन पर प्रति शादी 25 लाख रुपए का खर्च बैठेगा, जबकि 50,000 शादियां जिस पर प्रति शादी 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। वहीं करीब 50,000 शादियां ऐसी भी होंगी जिन पर लोग पानी की तरह पैसा बहाएंगे। इनमें प्रति शादी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च बैठेगा। इस खर्च में आपको बता दें कि सोने और उससे बने आभूषण भी शामिल है। वैसे इस बार धनतेरस और दिवाली पर जिस तरह सोने और चांदी के आभूषणों की बिक्री हुई है, उसे देखते हुए शादियों के इस सीजन में भी सोने की अच्छी डिमांड से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि गुजरात के केवड़िया पर्यटन का नया संसार यहां बनता जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहां स्थापित होने के बाद अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक केवड़िया पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि केवड़िया को अब एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां की प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और पर्यटन से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं केवड़िया में पर्यटन की आबाद होती दुनिया की कुछ तस्वीरें। देश और दुनिया में अपनी ऊंचाई और खूबसूरती का लोहा मनवा चुकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अब पर्यटकों को भी खूब रासा रही है। इस अद्भुत, अतुलनीय और अलौकिक मूर्ति को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। गुड न्यूज है कि अब तक करोड़ों लोग इस प्रतिमा को देखने के लिए केवड़िया पहुंच चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित होने के बाद से इसे देखने 1 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। यानी पर्यटकों की संख्या ने यह साबित कर दिया है कि गुजरात के नर्मदा का केवड़िया पर्यटकों के लिए अब महातीर्थ बन चुका है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मस्त इंडिया में ये देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियंस। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आएंगे भी। लाइक सबने एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? आपने स्टैचू देखा और बाकी कहाँ जाके आए, तो किस तरह? हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा, हमने जंगल सफारी किया। जंगल सफारी भी 400 एकड़ में है, जो बहुत अच्छा है। स्टेशन से लेके यहाँ तक होटलिंग और ये सब कुछ इतनी बढ़िया सुविधा दिए हैं कि आके आपको प्रफुल्लित होना है। मोदी जी ने ये इतना बड़ा स्टैचू बनाया, जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली। उसके साथ ही साथ यूनिटी का इम्पोर्टेंस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका ये सपना जो था कि हमारा इंडिया यूनाइटेड होना चाहिए, इसके बारे में और हमें बहुत सारी जानकारी हमें इधर आके मिली। केवड़िया को पर्यटन के लिहाज से और भी निखारा जा रहा है।
पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार ने 20 से भी अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें जंगल सफारी, जायंट डायनासोर, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क शामिल है। और इसकी खास बात है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 135 मीटर की ऊंचाई पर व्यूइंग गैलरी है। नीचे से गैलरी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट है, जिससे 1 मिनट से कम समय में पहुंचा जा सकता है। इस गैलरी से मन मोहने वाले आकर्षक नजारे दिखते हैं। यहाँ से सरदार सरोवर बांध, सतपुड़ा और विंध्याचल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का बेहतरीन नजारा पर्यटकों को लुभाता है। और रात में इसका नजारा और शानदार दिखता है। रात के वक्त पर्यटकों के लिए ग्लो गार्डन आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। इतना ही नहीं, हाल ही में पीएम मोदी यहाँ पर मियावाकी गार्डन और भूल भुलैया का लोकार्पण कर चुके हैं। जाहिर है केवड़िया को हर उम्र के पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ युवाओं के लिए रिवर राफ्टिंग का इंतजाम भी है, तो बुजुर्गों के लिए नर्मदा की आरती निहारने की व्यवस्था भी है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है और जंगल सफारी तो बहुत ही मस्त है। जिस तरह से लोगों को मतलब क्लीनलीनेस है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। फैसिलिटीज़ भी बहुत मस्त थी और नए नए एनिमल्स देखने को मिले। उसके साथ ही साथ व्हीकल्स थी, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब इधर से उधर जाना बहुत इजी था। और उसके साथ ही साथ बाकी यहाँ पे जो क्लीनलीनेस वगैरह सब बहुत ही अच्छे से टेक केयर हुआ है। उसके साथ स्टेशंस हैं ताकि हमें धूप में खड़ा ना रहना पड़े। जहाँ पे भी जाए वी हैव शेड, ताकि हम वहाँ पे रुक के अगर हमें कहाँ पे जाना है तो वी कैन सिट ओवर देयर। यही वजह है कि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं। रेलवे की कनेक्टिविटी ने भी यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया है। मन मोह लेने वाले नज़ारों के बीच केवड़िया में आज टेंट सिटी जैसे होटल भी हैं, तो होम स्टे के प्रचलन ने भी पर्यटन में 4 चांद लगा दिए हैं। ये एकता नगर भारत का एक ऐसा मॉडल शहर विकसित हो रहा है जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभूतपूर्व होगा। भविष्य में एकता नगर भारत का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो अभूतपूर्व भी होगा और विश्वसनीय भी होगा। पर्यटकों में इस जगह की लोकप्रियता की वजह से यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। आसपास के हजारों लोगों को इस जगह की लोकप्रियता की वजह से रोजगार मिल रहा है। बेहतर सुविधा और आकर्षक नजारों की वजह से पर्यटकों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 साल पहले साल 2018 में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक विशाल मूर्ति नहीं है, बल्कि भारत में पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत है। उस दौरान ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मूर्ति मान रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इसे लेकर एक बड़ा विजन और प्लान था। वो चाहते थे कि ये हर एज ग्रुप के आकर्षण का केंद्र बने, और हो भी यही रहा है। केवड़िया को अब पर्यटन स्थल के तौर पर भी सजाया संवारा जा रहा है। इन 4 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार के लिए पहुंच चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के पीछे की वजह भी बड़ी है। यहाँ आकर्षण के कई केंद्र हैं। आपको बता दें, सबसे पहले बात तो ये कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी है। ये इतनी विशाल मूर्ति है कि इसे 6 रिक्टर स्केल पैमाने पर आए भूकंप के झटकों में भी ये हिल नहीं सकती है। वहीं स्टैच्यू के नीचे एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीजें रखी गई हैं। इस गैलरी से मन मोहने वाले आकर्षक नजारे दिखते हैं, और खास बात यह है कि इस बेहतरीन गैलरी में एक साथ तकरीबन 200 पर्यटक बाहर के मनमोहक नजारे देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पैर का अंगूठा भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर है। यहाँ पर पर्यटकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। सरदार की मूर्ति तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए पुल और बोट की व्यवस्था की गई है, और आसपास के इलाके के लिए हाउस बोट का भी खास इंतजाम है। मूर्ति से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी भी बनाया गया है, जहां आप रात भर रुक सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार सरोवर बांध भी है, जो पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसमें अत्याधुनिक जंगल सफारी पार्क बनाया गया है। जंगल की सैर के लिए सरकार द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें देसी विदेशी जानवरों और पक्षियों का संग्रह है।
और अब बात गुजरात के ही चुनावी रण की कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनावी घमासान पूरे चरम पर है। इसी बीच राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे अहम बात यह है कि 38 नए चेहरों को मौका दिया गया है। मिशन गुजरात में जुटी बीजेपी 7वीं बार फिर से अपना परचम लहराना चाहती है। ऐसे में उसका दावा है कि उसने अपने मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। वैसे इस चुनाव में पाटीदारों की भी अहम भूमिका है। राज्य के चुनाव में इसका क्या है अंक गणित, ये विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में 7वीं बार कमल खिलाने के मकसद से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। राज्य विधानसभा में 182 सीटें हैं, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि इस बार 38 विधायकों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। वैसे एक दिन पहले ही राज्य के बड़े सियासी चेहरों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल शामिल रहे। जितने भी हमारे पूर्व नेता रहे, चाहे विजय भाई रूपाणी हो, नितिन भाई हो या अन्य कोई भी नेता हो, उन्होंने पार्टी को 30 साल तक पूरी मेहनत और लगन के साथ मजबूत किया है। आज जब पार्टी ने कोई अन्य फैसला लिया है तो उन लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में यही तो लोकतंत्र है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते या अगर पार्टी कहती है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर पार्टी का मान सम्मान और कहीं ना कहीं जो कटिबद्धता है पार्टी के लिए उसको निभाया जाता है। अगर कांग्रेस में ये बोला जाता तो क्या होता। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में मोरबी हादसे का इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया उनमें मोरबी से पार्टी के मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रिजेश मेरजा का नाम गायब दिखा। मेरजा की जगह पूर्व एमएलए कांतिलाल अमृतिया को टिकट मिला। पुल हादसे के बाद से ही मोरबी की ये सीट चर्चा में थी। ऐसे में पार्टी ने कांतिलाल पर दांव लगाया। बताया जाता है कि पुल हादसे के बाद कांतिलाल लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े थे। देखिए, हर इलेक्शन में 15-20% का बदलाव होता है। इस बार भी उसी तरह से बदलाव हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है और पूरे मेरिट के ऊपर गहन चर्चा करते हुए नीचे से हर बूथ में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए ये लिस्ट बना है। तो इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है क्योंकि सबका इसमें समर्थन है। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल इस बार भी अहमदाबाद की घाटलोड़िया सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें जामनगर उत्तर से टिकट दिया गया। इनके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आए कांग्रेस के बड़े चेहरों को भी बीजेपी का टिकट मिला। इनमें हार्दिक पटेल भी शामिल हैं। वो अहमदाबाद के विरमगाम से चुनाव लड़ेंगे। वो इस सीट पर काफी दिनों से प्रचार में भी जुटे हुए हैं। सामाजिक आंदोलन विरोध से ही पैदा होते हैं। सामाजिक आंदोलन पूर्ण हो जाते हैं तो जन्म से किसी के विरोधी नहीं है। अगर विरमगाम असेंबली में आप लोगों से पूछेंगे तो यहाँ को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हमारे पिता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सामाजिक आंदोलन अलग चीज़ होती है। अभी अगर आप किसी मार्ग पे चल रहे हैं तो वो मार्ग है यहाँ के विकास का, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनकी मजबूती का। तो मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या था आज क्या है। अगर प्रेजेंट को मैं देखता हूं तो मेरी जिम्मेवारी इस असेंबली के विकास के लिए है। नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई का जो विकास मॉडल है उस मॉडल को और मजबूत बनाने का है। पार्टी ने 162 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 14 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। वैसे इस चुनावी रण में बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये लिस्ट सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। विधानसभा नंबर 78 जामनगर उत्तर श्रीमती रिवाबा रविंद्र सिंह जाडेजा। गुजरात में पहले दौर के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ गुजरात के भी चुनावी नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी ने हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे हैं। राज्य में पाटीदार समाज, दलित वर्ग, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक की अहम भूमिका रहती है। आपको हम बता दें कि पाटीदार समुदाय की बात अगर करें तो राज्य की 71 सीटों पर इनका अहम रोल है। इसमें भी 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी आबादी 20% से ज्यादा है। बीजेपी ने राज्य में 39 पाटीदारों को टिकट दिए हैं।
खुद सीएम भूपेंद्र पटेल और हार्दिक पटेल पाटीदार समाज से ही आते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में तो पाटीदार हार जीत तक तय करते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था और तब उसे 99 सीटें ही मिली थी, जबकि उस दौरान पार्टी 150 पार पहुंचने का दावा कर रही थी। वहीं इस बार यानी कि 2022 में पार्टी ने अनुसूचित जाति से 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो अनुसूचित जनजाति से 24 प्रत्याशियों को उतारा है। साथ ही बीजेपी ने 9 ब्राह्मण नेताओं को भी टिकट दिया है। यानी कि पार्टी पिछली गलतियों को सुधारना चाहती है, तभी हार्दिक पटेल की पार्टी में एंट्री करवाई गई है। और ऐसे समझ सकते हैं इसे कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, वो भी तब जबकि राज्य में आम आदमी पार्टी नगरपालिकाओं में सेंध लगाने की शुरुआत कर चुकी है। वैसे आम आदमी पार्टी ने भी पाटीदार समुदाय के ही गोपाल इटालिया को राज्य में अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी ने अगर जातिगत समीकरणों को देखें तो करीब 39 जितने पाटीदारों को टिकट दिया है, तो वही अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो करीब 9 जितने ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी को टिकट दिया गया है, साथ ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी टिकट्स दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि 14 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है और उससे भी ज़्यादा अगर हम युवाओं की बात की जाए, क्योंकि करीब ऐसी 36 विधायक है जो पूरा लिस्ट आया उसमें माफ कीजिएगा 38 ऐसे विधायक है जिनका टिकट काटा गया है और उनके स्थान पर युवाओं को जगह दी गई है। और टिकट जिनका काटा गया है उसमें भूपेंद्र पटेल सरकार के 4 मंत्री भी शामिल है, जिसमें ब्रजेश मेरजा है, राजेंद्र त्रिवेदी है। आर्थिक मोर्चे पर जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। इस राह में ही एक शुभ समाचार आया है, जिसके मुताबिक भारत 2027 में जापान को पछाड़कर तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएगा। ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने यह दावा किया है और यह भी वो कह रही है कि अगला दशक भारत का होगा। हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक शुभ समाचार आया है। 2027 में ही जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। इतना ही नहीं, अगला एक दशक भारत के नाम रहने वाला है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये तो भारत की इकोनॉमी की रफ्तार से अभिभूत होकर दिग्गज ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली कह रही है कि 2029 नहीं बल्कि 2027 में ही आर्थिक मोर्चे पर भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दरअसल ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली लगातार अपने अनुमानों में बदलाव कर रही है। मॉर्गन स्टैनली ने महज एक हफ्ते पहले अनुमान लगाया था कि भारत 2029-30 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब महज 6 से 7 दिनों में ही मॉर्गन स्टैनली ने अपना अनुमान को बदलते हुए दावा किया है कि भारत ये कारनामा 2027 तक ही करने में कामयाब हो जाएगा, जबकि एक हफ्ते पहले के अनुमान में 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया गया था। मॉर्गन स्टैनली ने फिर से दोहराया है कि अगले 10 साल तक दुनिया भर में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक भारत की जीडीपी अगले 10 साल में $3.4 ट्रिलियन से बढ़कर दोगुनी यानी $8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। वहीं अगले 7 साल में 2030 तक ये बढ़कर $6.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। दावा है कि भारत हर साल अपनी जीडीपी में $400 अरब जोड़ेगा। इससे ज्यादा जीडीपी केवल अमेरिका और चीन की ही रहेगी। यही नहीं, अगले 10 साल में होने वाली कुल वैश्विक ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होने का अनुमान है। दावा यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक विकास दर 6.5% रहेगी। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत अब 15 साल पहले के चीन के बराबर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली की माने तो जीएसटी और पीएलआई का डबल इंजन इंडिया में हिट है और फायदा दे रहा है। ग्लोबल एजेंसी ये भी कहती है कि सर्विस निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पहले से ही काफी ज्यादा है और कोरोना महामारी के काल में भी इसमें इजाफा हुआ है। ऐसे में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मिलकर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का दम दिख रहा है और आर्थिक मोर्चे पर ये संकेत बखूबी मिल रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारा है। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था का बूस्ट होने का दावा है। रिपोर्ट में 2029 के बजाय 2027 में ही भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने महज एक हफ्ते पहले अनुमान जताया था कि भारत 2029-30 तक ही जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन एक हफ्ते के अंदर स्टैनली ने अनुमानों में बदलाव कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि किस आधार पर मॉर्गन स्टैनली ने अपने अनुमान को लेकर ये बदलाव किए हैं और किन सेक्टर के दम पर भारत जापान को आर्थिक मोर्चे पर पछाड़ने पर कामयाब हो सकता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अर्थव्यवस्था के मामलों के जानकार आकाश जिंदल से बात की। जो संभावना रखी जा रही है कि हिंदुस्तान थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 में, उसे देखिए कई उसके पीछे फैक्टर्स आ जाते हैं। डेमोग्राफिक्स, डिजिटलाइजेशन, आने वाले सालों में उम्मीद है हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, ई कॉमर्स बढ़ने की संभावना है, इंटरनेट यूजर्स के बढ़ने की संभावना है, कार सेल्स बढ़ने की संभावना है। हिंदुस्तान ने ऑलरेडी कई अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। टैक्सेशन में जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स लिए गए हैं। साथ ही साथ एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वो रहने की संभावना है। उसके अलावा डेमोग्राफिक्स देखिए, हिंदुस्तान में यंग लोगों की, यूथ की पॉपुलेशन जो कि वर्किंग हैंड्स हो सकते हैं हिंदुस्तान के, वो बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि संभावना ये है कि हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरक्की करेगा, चाइना से कहीं ज़्यादा अच्छी तरक्की करेगा। और आज जो हिंदुस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बना हुआ है, उसके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है, जो कि कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तान के इन जनरल सभी सेक्टर्स को बहुत फायदा मिलने की उससे संभावना है।